हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको यूपी टीईटी 2018 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराऊंगी बाल विकास के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए, अक्षर और शब्दों के मध्य सहचर्य से। ऑप्शन बी, वाक्य के निर्माण से। ऑप्शन सी, शब्दों के निर्माण से। और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं, उससे तो हमारा कोई मतलब ही नहीं होगा क्योंकि इसमें आंसर होगा, तो ये ऑप्शन अपने आप ही कट जा रहा है। शब्दों का निर्माण हम पहले नहीं सीख सकते, तो ये भी गलत हो जाएगा। वाक्य बहुत बाद में आएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अक्षर और शब्दों के मध्य सहचर्य से। तो चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं? ऑप्शन ए है केवल विशिष्ट छात्र। ऑप्शन बी है सामान्य और विशिष्ट छात्र। ऑप्शन सी केवल सामान्य छात्र। और ऑप्शन डी बहुभाषी और प्रतिभाशाली छात्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग गेस कीजिए। हमेशा क्वेश्चंस जब सॉल्व कीजिए तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्वेश्चंस को डिस्कार्ड किया कीजिए। अब केवल वाले तो होंगे नहीं, तो हमारे दो ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी ऐसे ही कट जा रहा है क्योंकि केवल नहीं हो सकता। समावेशी का मतलब ही है समा मतलब ऐड ऑन करना, जोड़ना, लोगों को जोड़ना। तो दो ऑप्शंस तो ऐसे ही कट जाएंगे। बचा है ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि बहुभाषी और प्रतिभाशाली, तो ये तो टाइप्स हो गए विशिष्ट छात्र के, तो ये इसके अंदर ही आ जाएगा। तो हमारा डी ऑप्शन भी गया, तो बचा क्या? सिर्फ बी ऑप्शन। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अधोलिखित में से गणित संबंधित अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है? ऑप्शन ए, निरस्ता संबंधित दोष। ऑप्शन बी, पाठन दोष। ऑप्शन सी, गणना दोष। और ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए की तरफ चलते हैं। कह रहा है निरस्ता संबंधित दोष, तो ये तो होगा नहीं, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। पाठन दोष गणित संबंधित कह रहा है, तो पाठन दोष होने वाला नहीं है। अधिगम अक्षमता उपयुक्त में से कोई नहीं, ये तो होगा ही नहीं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि गणना संबंधित है। और इसको डिसकैलकुलिया, आपने पढ़ा होगा, अधिगम अक्षमता कैलकुलेशन, कैलकुलेशन बना है कैलकुलिया, आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, कैलकुलेशन से ही बना हुआ है कैलकुलिया। चलेंगे क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए है क्षमता निर्माण का अभाव। ऑप्शन बी, अभिभावकों की भागीदारी का ना होना। ऑप्शन सी, अलगाव। और ऑप्शन डी है संवेदनशीलता। हमेशा पहले आप लोग निगेटिव पॉइंट ढूंढा करिए। इसमें देखिए वैसे मिल रहा अभाव, निगेटिव चीज़। भागीदारी का ना होना, निगेटिव। अलगाव, किसी चीज़ से अलग होना, तो ये सारे हमको निगेटिव पॉइंट दिखा रहे हैं, तो ये तो सारे गलत हो जाने हैं। तो आवश्यकता है किसकी? संवेदनशीलता की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संवेदनशीलता। चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है? संवेग से आप समझ ही रहे होंगे, ऐसी चीज़ें जिसको हम लोग फील करते हैं। तो व्यवहारात्मक ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी है दैहिक। ऑप्शन सी है संज्ञानात्मक। और ऑप्शन डी है संवेदी। किसी के व्यवहार को दिखाना एक संवेग है। ऑप्शन बी कह रहा है दैहिक, इसको छोड़ते हैं अभी। ऑप्शन सी कह रहा है संज्ञान, ये भी हमारा एक प्रकार का संवेग है। और डी जो है वो भी एक संवेग है। तो ऑप्शन नंबर बी दैहिक जो है वह संवेग का तत्व नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम है। ऑप्शन ए है ज्ञान, अनुप्रयोग, अवबोध, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। ऑप्शन बी है मूल्यांकन, अनुप्रयोग, विश्लेषण और संश्लेषण।
और ऑप्शन सी है मूल्यांकन, संश्लेषण, विश्लेषण, अनुप्रयोग और अवबोध का ज्ञान। ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। तो कभी भी अगर ऐसे क्वेश्चंस आएँ तो सबसे पहले आप पहला देखिए कि ज्ञान तो होगा ही, फिर आप लास्ट वाला देखिए कि लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं ना कि भैया लास्ट का कंक्लूजन निकालना होता है, मूल्यांकन करना होता है। तो पहले ऑप्शन में मूल्यांकन दिख रहा है और हमारे लास्ट वाले ऑप्शन में भी हमको मूल्यांकन दिख रहा है, बट इसमें ज्ञान लास्ट में है और इसमें ज्ञान लास्ट में, तो हमारे दो ऑप्शन तो ऐसे ही हट गए। ऑप्शन नंबर ए और डी को हम लोग कंपेयर करेंगे। ज्ञान के बाद तुरंत हम लोग उसका अनुप्रयोग नहीं करते, ज्ञान के बाद हमारा आ जाएगा अवबोध, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए भी कट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, फिर मूल्यांकन। चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शिक्षण की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए है स्वेच्छाकारी, ऑप्शन बी है जनतांत्रिक, ऑप्शन सी है सहानुभूतिपूर्ण और ऑप्शन डी है वांछनीय सूचना देने वाला। स्वेच्छाचारी, जनतांत्रिक, सहानुभूतिपूर्ण और वांछनीय सूचना देने वाला। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, स्वेच्छाकारी। चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसने दिया है? तो ये तो एक डिफिनीसन है, आपको पता ही होनी चाहिए कि अभिप्रेरणा का एक सिद्धांत दिया है, तो वो दिया है किसने? विक्टर और ब्रूम ने। मैस्लो ने नहीं दिया है, और ऑप्शन सी है हर्सबर्ग, ऑप्शन डी है स्किनर। तो इनके अलग हैं सिद्धांत, बट अभिप्रेरणा का जो सिद्धांत दिया है वह दिया है विक्टर और वूम ने। चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है? ऑप्शन ए व्यक्तिक, ऑप्शन बी सामाजिक अंतःक्रिया, ऑप्शन सी सूचना प्रक्रियाकरण और ऑप्शन डी है व्यवहार परिमार्जन। का संबंध किससे है आपसे ये पूछ रहा है। तो व्यक्तिक है नहीं, सामाजिक अंतःक्रिया है नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सूचना प्रक्रियाकरण और ऑप्शन नंबर डी व्यवहार परिमार्जन भी नहीं। चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, कौशल के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है? ऑप्शन ए है कौशल आंतरण एक गति है ना कि उद्देश्य, ऑप्शन बी है रेखीय अभिक्रम, ऑप्शन सी है साखी अभिक्रम और ऑप्शन डी है तैयारी और अर्जन। तो कौन सा उपयोगी है आपको ये बताना है। तो इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा कौशल एक गति या ना कि उद्देश्य। वैसे भी हमने कहा था ना निगेटिव, ऐसे कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो ऑलरेडी अपने आप गलत हो जाते हैं, तो पहला तो गलत हो जाना है। रेखीय अभिक्रम है नहीं, साखी है नहीं, तो बचा क्या? तैयारी और अर्जन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, शिक्षण के सूत्र नहीं है, आपको तो पता ही होगा। ऑप्शन ए है सरल से कठिन की ओर, ऑप्शन बी है निश्चित से अनिश्चित की ओर, ऑप्शन सी है दृश्य से अदृश्य की ओर, ऑप्शन डी है आगमन से निगमन की ओर। शिक्षण सूत्र बहुत आते हैं पेपर्स में, तो इनको आपको वैसे भी लाइन टू लाइन याद ही करना पड़ेगा। ऑप्शन ए कह रहा है कि सरल से कठिन की ओर। हमारी शिक्षा प्रणाली कहती है कि पहले आप बच्चे को सरल चीज़ें सिखाएं, जो चीज़ें सिंपल हों आप उनको सिखाइए पहले। तो सरल से कठिन की ओर जो शिक्षण सूत्र है बैक हो गया क्वेश्चन ही। सरल से कठिन की ओर तो शिक्षण सूत्र है निश्चित से अनिश्चित की ओर। पहले आप सरल से कठिन की ओर समझते हैं,
पहले हम बच्चे को सरल चीज़ें सिखाएंगे कि उसको हम का बनाना सिखाएंगे, इसके बाद हम उसको सिखाएंगे कि काम कैसे करना है, या कहते हैं ना पहले हम उसको अक्षर सिखाएंगे फिर हम उसको शब्द सिखाएंगे। तो सरल से हम लोग कठिन की तरफ चलते हैं। ये शिक्षण सूत्र है निश्चित से अनिश्चित की ओर। जो ये सूत्र है वह भी पहले हम किसी निश्चित चीज़ को बचाएंगे फिर अनिश्चित को उसको ज्ञान कराएंगे। आगमन से निगमन की ओर, पहले हम उसको उदाहरण देके समझाएंगे फिर उसको हम नियम के बारे में बताएंगे। तो ये तीनों शिक्षण सूत्र हैं, तो ये हमारे आंसर्स नहीं होंगे। आंसर हो जाएगा दृश्य से अदृश्य की ओर, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा इसका आंसर। चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है। ऑप्शन ए प्रतिपुष्टि, ऑप्शन बी शिक्षण, ऑप्शन सी योजना बनाना और ऑप्शन डी है प्रस्तावना। तो मैं आपको बता दूं कि जो सूक्ष्म शिक्षण के जो चक्र है वो 6 पार्टों में बटा हुआ है, 6 पार्ट हैं इसके। तो इसका पहला पद आपसे पूछ रहा है, तो पहला पद की अगर मैं बात करूं तो पहला पद जो है वो है योजना बनाना। पहले आप किसी भी चीज़ की योजना बनाते हैं, योजना बनाने के बाद आप शिक्षण करते हैं, शिक्षण करने के बाद आप उसमें प्रतिपुष्टि निकालते हैं, फिर इसके बाद आप उसमें पुनः योजना बनाते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो इसमें यही है। फिर आप बनाएंगे पुनः योजना करेंगे, पुनः योजना करेंगे और पुनः योजना के बाद पुनः शिक्षण, फिर पुनः आलोचना की जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है? ऑप्शन ए पृथक्करण, ऑप्शन बी अनुप्रयोग, ऑप्शन सी तुलना और ऑप्शन डी है अन्वेषण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अन्वेषण। इसका राइट आंसर हो जाएगा अन्वेषण। पृथक्करण कोई ऐसा शिक्षण में शामिल नहीं है, अनुप्रयोग भी नहीं और तुलना करना भी नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तब संभव होगा जब खंड और संकुल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़ेगी, स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध होंगे, अध्यापक के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री भी मौजूद होगी। तो इसका ऑप्शन दिया है एक पहला और तीसरा, ऑप्शन नंबर बी है पहला और दूसरा, ऑप्शन नंबर सी है दूसरा और तीसरा और ऑप्शन नंबर डी है 1, 2 और 3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कह रहा है कि जब खंड और संकुल के संदर्भ में केंद्रों की भागीदारी बढ़े। सिंपल सी बात है, अगर कोई भी काम ऊपर से स्टार्ट हो रहा है, सपोज़ ये खंड हो गया, खंड के बाद वो काम केंद्र पे आ रहा है, केंद्र के बाद वह व्यक्ति के पास जा रहा है, व्यक्ति के बाद वह जा रहा है किसके पास? अध्यापक के पास। और अगर अध्यापक के पास संसाधन भी उपलब्ध होंगे तो वह सारे काम कर सकेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया, निम्न में से किस संवेदना द्वारा वह छात्र अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा? ऑप्शन ए दिया है दृष्टि संवेदना, ऑप्शन बी दिया है स्पर्श संवेदना, ऑप्शन सी दिया है ध्वनि संवेदना और ऑप्शन डी है प्रत्यक्षण संवेदना। अब एक छात्र पढ़ रहा है, सपोज एक बालक बैठ के यहाँ पर स्टडी कर रहा है और अगर उसको कोई उसके नाम से बुला दे तो वह छात्र किस प्रकार की अनुक्रिया करेगा? वो उसको देखेगा या उसको स्पर्श करेगा या उसको ध्वनि देगा या उसको दृष्टि। सपोज़ एक क्लास चल रही है, एक क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, मैंने नाम लिया, इस लड़के का नाम जो है वह रवि है, इसका नाम रख दिया रवि। तो अगर मैं क्लास में आवाज़ दूंगी कि रवि, तो रवि क्या करेगा? आवाज़ देगा ना, यस मैम आई एम हियर। तो ऑप्शन ए देखेगा तो नहीं, स्पर्श भी नहीं करेगा, प्रत्यक्षीकरण भी नहीं करेगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ध्वनि संवेदना करेगा। मतलब अगर आप उसको उसके नाम से बुलाते हैं तो वो आपको देखेगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? ऑप्शन ए 4 से 8 साल, ऑप्शन बी जन्म से 2, ऑप्शन सी 2 से 7 साल, ऑप्शन डी है 5 से 8 साल। तो आपको पता ही होगा कि पियाजे ने 0 से 2 बताया है, 2 से 7 बताया है, 7 से 12 बताया है और 12 से अधिक बताया है। तो इसमें 4 से 8 का कहीं कोई ऑप्शन ही नहीं है, 5 से 8 भी कहीं कोई ऑप्शन नहीं, बचे हैं सिर्फ 2। तो ऑप्शन जन्म से 2 और 2 से 7, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट, क्योंकि ये जो है वो पूछ रहा है कि सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक, तो ये जो है वह दूसरी अवस्था है, और जो ये है जन्म से 2 वर्ष ये पहली अवस्था है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि है 2 से 7 वर्ष की। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सी बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए भविष्य की योजना की सूझबूझ, ऑप्शन बी विज्ञान की कल्पना कथनाओं में अधिक रुचि, ऑप्शन सी बढ़ती हुई तार्किक शक्ति, ऑप्शन डी काल्पनिक भयों का अंत। तो इसमें नहीं ढूंढना है आपको, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भविष्य की योजना की सूझबूझ। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न से कौन सा मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंधित है? भाषा की बात आ रही है, आप ऐसे ही समझ जाएंगे। ऑप्शन ए है पावलोव, ऑप्शन बी है बिने, ऑप्शन सी है चोमास्की और ऑप्शन डी है मैस्लो। तो आपको पता होगा कि पावलोव और बिने ने दिया है, बिने जो है वो बुद्धि के दिए हैं, पावलोव ने दिया है अधिगम का, भाषा को दी है चोमास्की, तो ऑप्शन नंबर सी, और मैस्लो ने दिया है अभिप्रेरणा सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चोमास्की। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया है? ऑप्शन ए संज्ञानात्मक अधिगम, ऑप्शन बी अधिगम के प्रयास एवं भूल, ऑप्शन सी संकेत अधिगम और ऑप्शन डी है स्थान अधिगम। संज्ञानात्मक आपको पता होगा जीन पियाजे का है, तो ये है नहीं, संकेत भी नहीं है और स्थान भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, अधिगम के प्रयास, ट्रायल एंड एरर थ्योरी, ये दिया है किसने? थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक का ये सिद्धांत बहुत फेमस भी है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है? ऑप्शन ए 16 से 19 वर्ष एवं नैतिकता, ऑप्शन बी 3 से 6 वर्ष एवं भाषा, ऑप्शन सी 8 से 10 वर्ष एवं समाजीकरण और ऑप्शन डी है 16 से 19 वर्ष एवं संज्ञानात्मक। पूछ रहा है गिरोह की अवस्था को बाल्यावस्था के रूप से जाना जाता है, तो आप उसका टाइम तो आपको पता ही होगा, वो आ जाएगा आपका 8 से 10 के बीच में, गैंग अवस्था इसको बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन जो है वह सी इज़ द राइट आंसर। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सी है? तो ऑप्शन ए है औपचारिक संक्रियावस्था, ऑप्शन बी पूर्व संक्रिया, ऑप्शन सी है मूर्त और ऑप्शन डी है संवेदात्मक गामक अवस्था। तो आपको पता होगा कि ऑप्शन जो है यह चौथी अवस्था है और यह तीसरी अवस्था है, दूसरी अवस्था है, ये चौथी है और ये दूसरी है और ये तीसरी है और ये पहली है। तो पूछ कौन सी रहा है? तीसरी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन से अधिगम में योगदान देने वाली मनोवैज्ञानिक कारकों में से कौन सा शामिल नहीं है? ऑप्शन ए है अधिगम की इच्छा, ऑप्शन बी है प्रेरणा, ऑप्शन सी है रुचि, ऑप्शन डी है विषय वस्तु का स्वरूप। तो कौन सा शामिल नहीं है? अधिगम की इच्छा होनी चाहिए, प्रेरणा भी होनी चाहिए, रुचि भी होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि नहीं पूछ रहा है तो विषय वस्तु के स्वरूप से कोई मतलब नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है? ऑप्शन ए सहायतापरक व्यवहार, ऑप्शन बी प्राथमिक लक्ष्य, ऑप्शन सी मूल प्रवृत्ति, ऑप्शन डी है आक्रामकता की आवश्यकता। तो सामाजिक मूल्य कौन सा है? सामाजिक से पता ही चल रहा होगा कि यार सहायता करना, सहायतात्मक, सहायतापरक व्यवहार।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पश्च अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण हैं? ऑप्शन ए स्वतः शोध, ऑप्शन बी एल्गोरिदम, ऑप्शन सी मानसिक वृत्ति, ऑप्शन डी प्रकार्यात्मक स्थिरता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एल्गोरिदम। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है डिफिनीसन। सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। ये किसने कहा है? ऑप्शन ए स्किनर ने, ऑप्शन बी रॉस ने, ऑप्शन सी एबिंगहॉस और ऑप्शन डी है M.L. बिंगिन। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट डिफिनीसन है, आप इसको कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा अपने नोट्स में। इसका आंसर हो जाएगा एबिंगहॉस। चलेंगे नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया भी है, अधिगम के सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिए हैं, मुख्य और गौड़। तो मुख्य नियम थे 3 और गौड़ नियम थे 5। आप उस वीडियो को जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ पे आपको दिखेगा भी। तो पहला है ऑप्शन सहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम, ऑप्शन बी है अभ्यास का नियम, ऑप्शन सी है प्रभाव का नियम और ऑप्शन डी है तत्परता का नियम। तो लास्ट मैंने वीडियो में आपको बताया था कि ऑप्शन बी, सी और डी ये हमारे मुख्य नियम हैं और ये सहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम जो है हमारा, यही इसका आंसर है, बट ये हमारा गौड़ नियम है, 5वें नियम का पहला है। चलेंगे नेक्स्ट देखेंगे, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देती है? ऑप्शन ए तर्क पर, ऑप्शन बी व्यवहार पर, ऑप्शन सी चिंतन पर और ऑप्शन डी है अभिप्रेरणा पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी व्यवहार पर। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत जो है वो व्यवहार पर डिपेंड करती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए समीपस्थ अनुबंधन, ऑप्शन बी नैमित्तिक अनुबंधन, ऑप्शन सी प्राचीन अनुबंधन और ऑप्शन डी है चिन्ह अनुबंधन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नैमित्तिक अनुबंधन। समीपस्थ प्राचीन ये उसका नाम नहीं है, चीन अधिगम जो है वह टॉलमैन का है, तो ये नहीं होगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है? आपको ढूंढना है कौन सी नहीं है, हमेशा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करिए। ऑप्शन ए है अधिगम का अवलोकन, अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है। ऑप्शन बी अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, ऑप्शन सी अधिगम प्राणी की अभिवृद्धि है और ऑप्शन डी है अधिगम एक लक्ष्योन्मुख प्रक्रिया है। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है, बिल्कुल सही बात है ये। अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन भी लाता है, सीखना है, सीखने के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन तो होता ही है और इसमें एक लक्ष्य भी होता है, तभी हम उसको कर पाते हैं। तो ये सारे तो सही हो गए, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी जो है राइट हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तो ये रहे आज के क्वेश्चन। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, जिससे मैं आपको और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट और अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकूं। अगर आपको किसी भी चीज़, किसी भी इम्पॉर्टेंट सेक्टर के बारे में वीडियो चाहिए तो प्लीज़ हमें कमेंट्स कीजिए। और आज के लिए बस इतना ही, ओके।